स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आरएस स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण सेशन की। जी, पूरी की पूरी जो है श्रृंखला हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे, आज हम भारत के भूगोल की जो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर। और अक्षांश और देशांतर के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी साथ एक बार फटाफट से पहले जुड़ जाइएगा। चलो अब चलते हैं और देखते हैं अक्षांश और देशांतर क्या है। अक्षांश और देशांतर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अक्षांश और देशांतर है क्या? अक्षांश व देशांतर जो है ये ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। मतलब जो ग्लोब है, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं केवल कल्पना की गई है। पृथ्वी पर किसी प्रकार की कोई भी रेखा जो है नहीं खींची गई है। ग्लोब पर केवल कल्पना मात्र जो है की गई है, माना यहां से ये रेखा गुजरती है। तो चाहे अक्षांश की बात करें चाहे देशांतर की बात करें, दोनों ही पृथ्वी पर नहीं खींची हुई है। ये केवल ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन सी? अक्षांश और देशांतर दोनों ही काल्पनिक रेखाएं हैं। फिर बात करते हैं अक्षांश के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ अक्षांश और देशांतर में सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? अक्षांश रेखाओं को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अक्षांश रेखा के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अक्षांश रेखा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई वृत्ताकार रेखाएं, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई वृत्ताकार रेखाओं को क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है साथियों अक्षांश रेखा। जैसे ये ग्लोब है, अब इस ग्लोब के इधर पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर ग्लोब के चारों ओर जो रेखा खींची जाती है, वृत्ताकार जो रेखा खींची जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अक्षांश। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, खींची गई वृत्ताकार रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती हैं। और अगर हम बात करते हैं तो अक्षांश रेखा, यह रेखाएं भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है। यह जो रेखाएं होती है ये भूमध्य रेखा से, यानी कि ये आपके 0 डिग्री जो अक्षांश है, इसी 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहेंगे? इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी या किसी स्थान की कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है। कौन? अक्षांश। जैसे यहां से ये भूमध्य रेखा है, यहां से यहां कितनी डिग्री का कोण बन रहा है? यहां बन रहा है आपका 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का बनेगा यहां से सीधा एकदम एंगल। तो ये 90 डिग्री, कोणीय दूरी कितनी है? 90 डिग्री। तो यहां पर कौन सी डिग्री होगी? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी होगी? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब हम बात करते हैं, जैसे अक्षांश क्या है? तो अक्षांश भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है। ये जो अक्षांश है इसमें सबसे पहले हम बात करें 0 डिग्री अक्षांश जो है ये ग्लोब पे एकदम बीचों बीच में खींची गई है, मध्य में खींची गई है। और ग्लोब के बीच में देखिएगा, ग्लोब के बीच में खींची जाने के कारण इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्योंकि ग्लोब का मतलब क्या होता है? ग्लोब पर हमने पृथ्वी को प्रदर्शित किया है। और पृथ्वी का जो पर्यायवाची होता है भू, भूमि, अवनी, अचला, धरा, मही, इला, वेदनी। ये किसके पर्यायवाची? पृथ्वी के पर्यायवाची। यानी कि भू यानी भी क्या होता है? पृथ्वी होता है। और भू के बीच में खींची गई रेखा, बीच का मतलब क्या होता है? मध्य। तो भू के मध्य में खींची होने के कारण इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इसी रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ये क्या करती है साथियों? ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है। कौन कौन से में करती है गुरुजी? एक तो उत्तरी भाग और एक आपका दक्षिणी भाग। ग्लोब इसको कितने भागों में डिवाइड करती है? 2 में। कौन कौन से में? उत्तर और दक्षिण। तो उत्तरी भाग जो है उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को बोलते हैं साथियों दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि इसने 2 भागों में इसको डिवाइड किया। एक कौन सा? उत्तरी गोलार्ध, दूसरा कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। तो ग्लोब को या पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटने वाली रेखा है 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और ये रेखा जो है साथियों पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। तो इसका 0 डिग्री के उत्तर का जो भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के दक्षिण का जो भाग है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब इस 0 डिग्री के उत्तर वाला भाग यानी कि उत्तरी गोलार्ध जो है
इसमें जितनी भी रेखाएं आप खींचेंगे वो सारी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी उत्तरी अक्षांश। 0 डिग्री के दक्षिण में जितनी भी रेखाएं खींचेंगी वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी दक्षिणी अक्षांश। क्लियर, यहां तक की बात समझ में आ गई? यस यस लिख दीजिएगा कमेंट में। देखो अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं अक्षांश रेखा जो है, यह रेखाएं वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? अक्षांश रेखा जो है ग्लोब के चारों ओर खींची जाती है। कैसे खींची जाती है? ग्लोब के चारों ओर। बताता हूं एक बार, जो अक्षांश रेखाएं हैं आपकी ये ग्लोब के चारों ओर खींची जाती है। ये देखिएगा, ये जो रेखाएं हैं ये कैसी है? वृत्ताकार रेखाएं हैं। मतलब ग्लोब जो होता है, ग्लोब के चारों ओर ये रेखाएं खींची जाती है। तो ये इस प्रकार की जो रेखाएं होती है या जो अक्षांश रेखाएं होती है, कैसी होती है? ये वृत्ताकार रेखाएं होती है आपकी, और यह रेखाएं वृत्ताकार है, मतलब आकृति कैसी है इनकी? वृत्ताकार। बात करते हैं नेक्स्ट, ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? अब एक चीज आप ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना, ये यहां आप देखेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री उत्तरी, यहां पर ये कौन सा है? 90 डिग्री उत्तरी, और ये नीचे एकदम में क्या होगा? 90 डिग्री दक्षिणी। तो 90 डिग्री उत्तर जो है ना, ये 90 डिग्री उत्तर ये क्या करता है? ये प्यारे विद्यार्थियों, ये केवल 90 डिग्री उत्तर केवल बिंदु मात्र है, ये वर्त नहीं बनाता है। और 90 डिग्री दक्षिण ये भी वर्त नहीं बनाता है। तो इसने पूछा क्या है? इसने पूछा ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या। अक्षांश से वर्त की बात नहीं कर रहा है, ये अक्षांशों की संख्या की बात कर रहा है। तो इस 0 डिग्री के उत्तर में कितने हैं? इस 0 डिग्री के उत्तर की अगर हम बात करते हैं, 0 डिग्री के उत्तर में 90 है, 0 डिग्री के दक्षिण में कितने हैं? 90 है। 0 डिग्री से उत्तर में कितने? 90। 0 डिग्री से दक्षिण में कितने अक्षांश? 90 अक्षांश। सही है ना? तो अक्षांश कितने हो गए? 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, और एक 0 डिग्री, एक खुद 0 डिग्री भी तो है। टोटल कितने अक्षांश हो गए? 181। लेकिन ये मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं अक्षांश की। मैं अक्षांश रेखाओं की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? अक्षांश की बात कर रहा हूं। फिर कह रहा है ग्लोब पर कुल अक्षांशीय वर्त कितने हैं? तो ग्लोब पर कुल अक्षांशीय वर्त आपको पता है 90 डिग्री दक्षिण और 90 डिग्री उत्तर, ये तो वर्त बनाती नहीं है ना। तो 181 टोटल है, इसमें से 2 वर्त नहीं बनाती है। कौन कौन सी? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी वर्त नहीं बनाती है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी वर्त नहीं बनाती है। इसका मतलब है कितनी वर्त नहीं बनाती? 2। कितनों में से? 181 में से। तो कितनी वर्त बनाती है? 179। यानी कि टोटल अक्षांशीय वर्त बनाने वाली, सॉरी, ग्लोब पर टोटल अक्षांशीय वर्त कितने हैं? ग्लोब पर टोटल अक्षांशीय वर्त है 179। फिर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो क्या बताएंगे? तो भी आपका आंसर आएगा 179। याद रख लेना, यहां लिख देता हूं मैं, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा ये कितनी है भाई? तो ग्लोब पर जो कुल अक्षांश रेखाएं हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपकी 179 ही होगी, क्योंकि ये रेखा भी नहीं कहलाती है। 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण ना तो वर्त बनाता है, ना तो ये रेखा कहलाती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर ग्लोब पर कुल अक्षांश पूछे तो भी आपका आंसर 181 होगा। ग्लोब पर कुल अक्षांश से वर्त पूछे आपका आंसर 179 होगा। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखा पूछे तो भी आपका आंसर 179। अब देखते हैं, सबसे बड़ा अक्षांश वर्त भूमध्य रेखा बनाती है। आप देखेंगे ग्लोब यहां सकरा है, जैसे जैसे बीच की यानी कि भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है चौड़ा होता जा रहा है, और जैसे जैसे नीचे जाएगा वापस सकरा होता जा रहा है। मतलब इसकी शेप जो है ग्लोब की, सबसे ज्यादा चौड़ाई कहां आएगी? बीच में। और बीच में हमने कौन सी रेखा खींची है? 0 डिग्री अक्षांश। तो जो सबसे बड़ा अक्षांश वर्त बनाएगी वो कौन सी रेखा है? तो सबसे बड़ा अक्षांश वर्त बनाने वाली जो रेखा है साथियों, उस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश। कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश। ये सबसे बड़ा अक्षांश वर्त बनाती है। लेकिन इस 0 डिग्री अक्षांश से आप जैसे ही ध्रुवों की ओर जाओगे, ध्रुवों की ओर जाने पर वर्त क्या होते जाते हैं? छोटे। चाहे आप उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं, चाहे आप दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं, जैसे ही आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे वर्त क्या होते जाते हैं? छोटे होते जाते हैं। सबसे बड़ा अक्षांश वर्त कौन बना रही है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर वर्त क्या होंगे? छोटे। तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर वर्त क्या होंगे? बड़े। याद रखना, 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाओगे वर्त छोटे होते जाते हैं, और 0 डिग्री माफ चाहूंगा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आओगे
तो वर्त बड़े होते जाते हैं। वर्त क्या होते जाते हैं? बड़े होते जाते हैं। देखिएगा यहां सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त बनाने वाली रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा जो है ये सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त बनाती है। सभी अक्षांशीय वर्त समान नहीं होते, मतलब जैसे ये देखेंगे तो सबसे बड़ा वर्त बीच वाली बना रही है, फिर ये इससे छोटा वर्त है, फिर ये इससे छोटा है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे वर्त क्या होते जाएंगे? छोटे होते जाएंगे। तो सभी अक्षांशीय वर्त जो हैं ये समान नहीं होते हैं। इसका मतलब वर्त छोटे बड़े होते हैं। क्लियर? अब छोटे बड़े होते हैं तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वर्त छोटे होते जाते हैं। आप अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे, ये भूमध्य रेखा है, इससे आप ध्रुवों की ओर जाओगे, वर्त छोटे होते जाते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वर्त छोटे होते जाते हैं, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर वर्त क्या होते जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। फिर बात करते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वर्त छोटे होते जाते हैं। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी ये समान होती है। दो क्रमिक अक्षांशों के बीच का जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो प्यारे विद्यार्थी वो लगभग समान सी होती है ना? और कितनी होती है? ये होती है 111.13 किलोमीटर। दो क्रमिक अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग समान होती है, और कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर होती है। फिर बात करते हैं, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र कहलाता है कटिबंध। क्या कहलाता है? दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंध। जैसे आपने सुना होगा उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, सुना है? हाँ, तो दो अक्षांशों के जो बीच का क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है कटिबंध। क्लियर यहां तक की बातें? चलेगा। अब देखो यहां पर दो क्रमिक अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। अब कटिबंध कैसे हैं यहां देखिएगा। अक्षांश जो है आपकी, इस अक्षांश की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं? अक्षांश रेखाओं की सहायता से, रेखाओं की सहायता से किसी स्थान का तापमान, जलवायु, किसी स्थान का तापमान, जलवायु व स्थिति ज्ञात की जाती है। किसी स्थान की उत्तर व दक्षिण की स्थिति किससे ज्ञात करते हैं? अक्षांश की सहायता से ज्ञात करते हैं। स्थिति कहां की ज्ञात की जाती है? स्थिति उत्तर और दक्षिण की स्थिति, उत्तर व दक्षिण की स्थिति। किसी भी स्थान की उत्तर व दक्षिण की स्थिति किससे ज्ञात करते हैं? अक्षांश की सहायता से हम लोग ज्ञात करते हैं। देखो, अक्षांश रेखाओं की सहायता से किसी स्थान की स्थिति, तापमान, जलवायु ज्ञात किया जाता है। अब यहां पर आप सबको अच्छे से पता है कि स्थिति जो ज्ञात करते हैं ये स्थिति केवल कहां की ज्ञात होती है? उत्तर और दक्षिण की। पूरब और पश्चिम की स्थिति किससे ज्ञात होती है? देशांतर से। तो इससे उत्तर और दक्षिण की स्थिति भी ज्ञात करते हैं। तो अब कैसे ज्ञात करते हैं ये समझिएगा आप अच्छे से। इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप लोग तो आप देखेंगे जो सूर्य हैं, सूर्य है साथियों, ये सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में वर्ष भर सीधा चमकता है। ये आपकी कौन सी रेखा है? यहां ये देखेंगे आप, ये है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा। और ये कौन सी है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश,
मकर रेखा। ठीक है, तो 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिण, ये वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि यहां सूर्य की किरणें वर्ष भर क्या रहती है, सीधी पड़ती है। मतलब 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य सूर्य की किरणें क्या होती है, वर्ष भर सीधी पड़ती है। और जब यह सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो यहां का तापमान क्या रहता है। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कमेंट अभी मैं ले नहीं पाऊंगा, है ना। हाँ, जुड़े हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, तो उष्ण कटिबंध, ठीक है ना, क्या है उष्ण कटिबंध, इसको हम लोग बोलेंगे। अब यहां से आप देखेंगे 23.5 से 66.5 यहां तक, 66.5 बोले तो आर्कटिक वर्त, ये अंटार्कटिक है, जगह कम पड़ जाएगी ना, मैं ऐसे लिख देता हूं 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये यहां पर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब साथियों यहां क्या होता है, जब सूर्य की किरणें यहां उत्तरायण होगी, दक्षिणायन होगी, मतलब जब ये मकर रेखा पर सीधा चमकेगा सूर्य, तो इस वाले भाग में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ेगी, और इस कारण से यहां पर क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। और यहां पर अब सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी तो यहां सर्दी हो जाएगी। अब जैसे सूर्य उत्तरायण होगा, सूर्य यहां चमकेगा, तो सूर्य की तिरछी किरणें इस वाले भाग में पड़ेगी, तो यहां पर गर्मी हो जाएगी, यहां पर क्या हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। इसका मतलब इस वाले भाग में कभी सर्दी और कभी गर्मी, सर्दी और गर्मी दोनों होता है। शीत भी यानी कि ठंड भी रहती है, और उष्ण यानी कि गर्मी भी रहती है। तो शीत और उष्ण दोनों रहती है। शीत और उष्ण जहां जिस भाग में दोनों रहती है उसको बोलते हैं शीतोष्ण। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो ये आपका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों शीतोष्ण कटिबंध। और इधर ये भी आपका कौन सा आएगा, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो 0 डिग्री से 66.5 से 90 डिग्री तक, 66.5 से 90 डिग्री तक सूर्य की किरणें जो है यहां पर कभी सीधी नहीं पड़ती है। तो यहां 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, इसीलिए इस भाग को बोलते हैं शीत कटिबंध। ये क्या कहलाएगा आपका, शीत कटिबंध। तो याद रखना, आप जलवायु कैसे याद करेंगे, जैसे माना कोई स्थान यहां है तो इसकी जलवायु कैसी होगी, इसकी होगी उष्ण। क्यों, क्योंकि ये उष्ण कटिबंध में है, यहां से यहां तक तो उष्ण पाई जाती है ना, तो इसकी जलवायु कैसी होगी, उष्ण। अगर कोई स्थान यहां है आपका, इसकी कैसी होगी, शीतोष्ण। जैसे कोई स्थान यहां स्थित है, इसकी कैसी होगी, शीत जलवायु होगी। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। किसी भी स्थान की जलवायु किससे ज्ञात करते हैं, तो वो ज्ञात करते हैं अक्षांश रेखाओं की सहायता से। किसी भी स्थान का तापमान किससे ज्ञात करते हैं, वो भी अक्षांश की सहायता से। किसी स्थान का उत्तर से दक्षिण की स्थिति किससे ज्ञात करते हैं, तो वो भी जो है अक्षांश रेखाओं की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अब दूसरा आप देखेंगे यहां पर दूसरी रेखाएं कौन सी आपकी, दूसरी रेखाएं हैं देशांतर रेखा। ये देखिएगा देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं किधर से किधर खींचते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं जो है ये क्या कहलाती है, आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो देखते हैं एक बार देशांतर के बारे में। चलो भाई, ये देखिएगा साथियों, देशांतर रेखा ये खींची जाती है आपकी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है देशांतर रेखा। ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर
और ये 0 डिग्री देशांतर ग्लोब को कितने भागों में बांटती है? 2 में। कौन कौन से? पूर्वी देशांतर और पश्चिमी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब इसके पूर्व में जितनी भी आप रेखा खींचेंगे ये क्या कहलाएगी? पूर्वी देशांतर कहलाएगी। और इसके पश्चिम में जितनी भी रेखाएं हम खींचेंगे वो क्या कहलाएगी? वो आपकी पश्चिमी देशांतर कहलाएगी। ये आपकी पश्चिमी देशांतर हो जाएगी। चलिएगा, देखो ये आपका दक्षिणी ध्रुव है और ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे इसके एग्जैक्ट बीच में एक रेखा है जो आप जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश। जीरो डिग्री अक्षांश, ठीक है। देखिएगा हम बात करने वाले किसके बारे में? अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं साथियों, अक्षांश रेखा, ये जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं ये किस तरफ से किस तरफ खींची जाती है? सॉरी, अक्षांश तो देख लिया ना हमने, देशांतर देखना है, माफी चाहूंगा। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं के बारे में हम बात करेंगे। और देशांतर रेखाएं ध्यान रखना है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं ये क्या करती हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। और होती कैसी हैं ये? जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं ये है अर्धचंद्राकार रेखाएं हैं। कैसी है ये? अर्धचंद्राकार रेखाएं हैं ये। इनकी आकृति जो है कुछ इस प्रकार से, जैसे ये उत्तरी ध्रुव है ये दक्षिणी ध्रुव है, तो ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से इस प्रकार से मिलाती है, तो ये आधा वर्त बनाती है, अर्धवर्ताकार रेखाएं होती है। यानी कि जो देशांतर रेखाएं हैं ये कैसी होती है? अर्धवर्ताकार होती है। बात करते हैं नेक्स्ट, कुल संख्या कितनी है इसकी? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है भाई? प्यारे विद्यार्थियों, जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी कुल संख्या है 360। ये कैसे 360? देखो इस 0 डिग्री के पूर्व में कितनी है? 180 डिग्री तक है। पश्चिम में भी कितनी है? 180 डिग्री तक है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? कुल संख्या इनकी हो जाएगी 180। किधर है? पूर्व में। 180 किधर है? पश्चिम में। प्लस एक कौन सी है? 0 डिग्री, बराबर कितनी हो गई? 361। लेकिन -1 बराबर 360। अब ये -1 क्यों किया? क्योंकि यहां पर 180 नंबर की पूर्व में भी जोड़ रहे हैं हम लोग और पश्चिम में भी जोड़ रहे हैं, जबकि 180 नंबर की जो रेखा होती है ये कॉमन होती है। ये जो 0 डिग्री के इसके अपोजिट में 180 नंबर है, और ये जो 180 नंबर की जो रेखा होती है, आप इधर से आओ 178, 179, इधर से आएंगे 178, 179 डिग्री,
और 180 दोनों के लिए कॉमन है, ना तो ये पूर्वी देशांतर है ना तो ये पश्चिमी देशांतर है, तो एक ही तो रेखा है ये, हमने दो जोड़ दिया, कहां पर 180 नंबर की यहां पर भी जोड़ दी, 180 नंबर की यहां पर भी जोड़ दी, इसका मतलब एक ज्यादा जोड़ दिया, तो इसीलिए हमने एक घटा दिया, कितनी बच गई 360। देखो कुल देशांतरों की संख्या कितनी है 360 है। ये लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, इनकी टोटल संख्या कितनी होगी 360। अब क्या देशांतर जो है, जिस प्रकार से अक्षांशीय वर्त समान नहीं होते थे, क्या उस प्रकार दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या समान होती है क्या? देखो, दो क्रमिक अक्षांशों के मध्य की दूरी दो क्रमिक के, अरे देशांतर की बात कर रहा हूं, अक्षांश कहा ही आ रहा है, दो क्रमिक देशांतरों के मध्य की दूरी दो क्रमिक देशांतरों के मध्य की दूरी समान नहीं होती, समान नहीं होती। इसका मतलब असमान होती है। समान नहीं होती है तो जाहिर सी बात है क्या होती है, असमान होती है। तो दो क्रमिक देशांतरों के मध्य की दूरी जो है, ये एक ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा होती है, एक ऐसा है जहां सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा कहां होती है, सर्वाधिक, और सबसे कम कहां होती है, न्यूनतम। दो क्रमिक देशांतरों के मध्य की दूरी सबसे ज्यादा जो होती है, ये होती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम होती है, ये होती है आपकी कहां पर, सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर, सबसे कम होती है ध्रुवों पर। अब भूमध्य रेखा पर कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर, और ध्रुवों पर कितनी होती है, 0 किलोमीटर। क्योंकि आप देखेंगे देशांतर बीच में ज्यादा चौड़ाई है इनकी ना, बीच में ज्यादा दूरी है, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये ऊपर जाकर के आपस में क्या हो जा रही है, मिल जाती है। क्या हो जाती है, आपस में मिल जाती है जी। चलेगा भाई, तो यहां पर देशांतरों की बात कर रहे थे, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर। यह अर्धचंद्राकार रेखाएं होती है, वर्ताकार कह दो इनको ना, अर्धवर्ताकार रेखाएं होती है। ये जो रेखाएं होती है कैसी होती है, अर्धवर्ताकार होती है। और बात करें तो कुल संख्या इसकी कितनी होती है, 180 पूर्व में, 180 पश्चिम में, एक 0 डिग्री, टोटल 361, लेकिन 180 कॉमन है, इस कारण से एक माइनस किया, 360 होती है। टोटल संख्या कितनी है, 360। दो क्रमिक देशांतरों के मध्य की दूरी क्या होती है, लगभग समान नहीं होती, या समान नहीं होती है। तो समान नहीं होती इसका मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम होती है। तो कहां ज्यादा होती है और कहां कम होती है, तो दो क्रमिक देशांतरों के मध्य की दूरी सबसे ज्यादा होती है भूमध्य रेखा पर, सबसे कम होती है ध्रुवों पर। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर, और ध्रुवों पर सबसे कम होती है, कितनी होती है, 0 किलोमीटर होती है। ठीक है भाई, चलो इसको एक बार मैप में समझ लीजिएगा। ये देखिएगा, ये है आपकी ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं 0 डिग्री, इस 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में ये देखिए, ये आपकी कौन सी है, 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री दोनों में कॉमन है, 180 डिग्री क्या है, दोनों में कॉमन है। अब इसके पूर्वी, ये पूर्वी देशांतर हो जाएगी, और ये इधर वाली क्या हो जाएगी, पश्चिमी देशांतर हो जाएगी। इधर कितनी है, 180 डिग्री तक जाता है,
179 तक जाता है और ये भी 179, क्योंकि 180 डिग्री ना तो पूर्व है ना पश्चिम है, तो ये कॉमन है। तो 179 इधर है, 179 इधर है, एक 0 डिग्री है और एक 180 डिग्री है, तो टोटल कितनी होगी? 360। टोटल कितनी होगी साथियों? 360। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताओ, यस यस लिख दो अगर समझ में आ रहा तो फटाफट से। चलो आगे देखते हैं। अब देशांतरों की सहायता से क्या ज्ञात करते हैं हम लोग? देशांतर रेखाओं की सहायता से समय ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात करते हैं? समय। कैसे ज्ञात करते हैं भाई समय? देखो, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या होगा? 4 मिनट। 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है सूर्य को? 4 मिनट का समय लगता है। तो इसके आधार पर या इसी से जो है हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? समय ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। ये 4 मिनट कैसे आया? पृथ्वी जो है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। एग्जैक्ट बोले तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। मतलब पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक राउंड पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। एक राउंड पूरे करने में कितना समय लेती है? 24 घंटे। अब यहां पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे ले रही है। एक चक्कर का मतलब कितने डिग्री घूमने में? 360 डिग्री घूमने में, है ना? तो याद रखना 360 डिग्री बराबर 24 घंटे। सही है? 360 डिग्री घूमने में कितना घंटे ले रही है? 24 घंटे ले रही है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? तो 1 घंटा बराबर 360/24। 12 दूना 24, 12 तिया 36, ऊपर 30 नीचे 2, 15 डिग्री। कितने डिग्री? 15 डिग्री। काट के देख लो, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 30 को 2 से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे? 15 डिग्री। यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। एक घंटे में कितना राउंड पूरा करेगी? 15 डिग्री का। 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे ले रही, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। अब अपने को तो 1 डिग्री का चाहिए ना। अब 15 डिग्री यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है वो। तो 1 डिग्री में कितना मिनट लेगी? 15 डिग्री में कितना? तो 1 डिग्री में याद रखना 1 डिग्री बराबर 60 इंटू, 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, 60/15, 15 चौके 60, 4 मिनट। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा 1 देशांतर बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना, या
जो है 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। या यूं कह दो सूर्य जो है 1 डिग्री से दूसरी डिग्री देशांतर के बीच की दूरी को पार करने में कितना समय लेता है? 4 मिनट का समय लेता है। क्लियर? अब जैसे आप देखेंगे यहां पर कि जो 0 डिग्री देशांतर है, इस 0 डिग्री देशांतर से संपूर्ण विश्व का समय निर्धारण होता है। पूरे विश्व की समय निर्धारण रेखा कौन सी है? तो संपूर्ण विश्व में किसको मान करके समय निर्धारित किया जाता है? 0 डिग्री देशांतर को मान करके। भारत की कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की समय निर्धारण रेखा है, समय निर्धारण रेखा है। अब इस 0 डिग्री के समय में और भारत के समय में कितना अंतर होगा? 0 डिग्री के समय में और भारत के समय में कितना अंतर होगा भाई? तो देखो, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि इस 0 डिग्री से पूर्व में कोई भी स्थान होगा उसका समय हमेशा आगे होगा, और 0 डिग्री से पश्चिम में कोई भी स्थान होगा उसका समय हमेशा पीछे होगा। तो हमारा विस्तार कहां है? पूर्व में है। इसका मतलब हम 0 डिग्री से आगे हैं, पूर्व की साइड है, और 0 डिग्री से पूर्व वालों का समय क्या होता है? प्लस में होता है, आगे होता है 0 डिग्री से, ना। तो हमारा समय 0 डिग्री से आगे है, ये तो हमें पता है, लेकिन कितना आगे है ये हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, विश्व का समय किससे निर्धारित होता है? 0 डिग्री से। भारत का किससे होता है? 82.5 डिग्री से। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में कितनी देशांतर का डिफरेंट आ गया? 82.5 का। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का। तो 82 इंटू 4, कितने होते हैं? 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 328 मिनट। लेकिन यहां पर 82.5 डिग्री है। अब साढ़े बोले तो यहां पर बात हो रही है किसके बारे में? साढ़े बोले तो यहां पर जो बात की गई है वो बात की गई है 82.5 डिग्री बोले तो आधी मिनट और रह गई है। आधी मिनट में बोले तो 30 मिनट, आधी डिग्री बोले तो 30 मिनट, इनटू इसको भी आप किससे गुणा करेंगे? 4 से। 4 3 12, 120 सेकंड। मिनट को आप गुणा करोगे आंसर आएगा सेकंड में। अब ये जो सेकंड है ना, इसको मिनट में बदल लो, 60 का भाग देकर के 2 मिनट। अब मिनट को मिनट में ऐड कर दो, 330 मिनट। तो भारत का समय जो है, ये भारत का समय जीएमटी से या ग्रीनविच रेखा के समय से 330 मिनट, या घंटे में बोले तो या 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और इसी प्रकार आप किसी भी स्थान का जो है क्या निकाल सकते हैं? समय निकाल सकते हैं। किसी भी स्थान का क्या निकाल सकते हैं? समय निकाल सकते हैं। तो भारत के भूगोल की हम बात करने चल रहे थे, और उसके संदर्भ में पहले अक्षांश और देशांतर की बेसिक चीजें हम लोग देखने वाले हैं, और जो हमने यहां पर देखा है। सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतर की बात हमने शुरू की, और भारत के संदर्भ में कुछ अक्षांश देशांतर के महत्वपूर्ण बिंदु जिनके बारे में हमें जानकारी चाहिए थी
वो हम लेने चाह रहे हैं यहाँ पर। अक्षांश व देशांतर रेखा क्या है ये, एक बार रिपीट करते हैं। ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, और ये रेखाएं कैसी होती है, ये रेखाएं वृत्ताकार होती है। किधर से किधर खींची है, पश्चिम से पूर्व की ओर, कैसी होती है, वृत्ताकार। यह रेखाएं भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है। भूमध्य रेखा इस पूरी ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, एक उत्तरी पार्ट और एक दक्षिणी पार्ट। उत्तरी पार्ट को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी पार्ट को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। फिर हमने देखा अक्षांश रेखा ये वृत्ताकार होती है, इनकी कुल अक्षांशों की संख्या 181। ग्लोब पर कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या जो होती है, अक्षांश से वृत्तों की संख्या 179 होती है, जबकि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखा 179 होती है, क्योंकि 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण ये दोनों क्या नहीं करती है, वर्त नहीं बनाती है। फिर बात करते हैं सबसे बड़ा अक्षांश से वर्त भूमध्य रेखा बनाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश से वर्त छोटे होते जाते हैं, तथा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर अक्षांश से वर्त क्या हो जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। फिर बात करते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, वर्त छोटे होते हैं। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी जो है वो क्या होती है, समान होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या होती है, समान होती है, और कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर होती है। फिर बात करते हैं दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र, इसको कटिबंध बोलते हैं। अब कटिबंध बोलते हैं तो आप सभी को अच्छे से पता है कि अक्षांश रेखाओं की सहायता से हम किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो स्थिति कहाँ की, उत्तर और दक्षिण की। तापमान ज्ञात करते हैं, जलवायु ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखो सूर्य जो है ये एक वर्ष में एक बार करक पर सीधा चमकता है, एक बार मकर पर और दो बार भूमध्य पर। करक पर 21 जून को, मकर पर 22 दिसंबर को, भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो जब सूर्य पूरे वर्ष भर इस बीच में रहता है, करक से मकर के बीच में सीधा चमकता है। कहां पर, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस कारण से मेरे साथियों यहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और यह कहलाता है उष्ण कटिबंध। फिर आपका उष्ण कटिबंध किसको बोलेंगे, मकर से करक तक का, या 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तर तक का भाग। फिर आपके यहां देखेंगे ऊपर आप, तो भाई 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 दक्षिण, 23.5 उत्तर से 66.5 उत्तर। इस वाले भाग में जब सूर्य उत्तरायण होता है तो यहाँ सर्दी होती है, सॉरी गर्मी हो जाती है, और जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो यहाँ सर्दी हो जाती है। यहाँ पर जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सर्दी रहती है, और सूर्य दक्षिणायन होता है तो गर्मी रहती है। मतलब यहाँ गर्मी और सर्दी दोनों है, तो शीत भी है और उष्ण भी है, और उसको हम कहते हैं शीतोष्ण। ध्रुवों तक जो है सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती, इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। यहाँ हमेशा सर्दी रहती है, ठंड पड़ती है। क्लियर, चलिए फिर हमने देखा यहाँ पर देशांतरों के बारे में। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर। यह रेखाएं वृत्ताकार रेखाएं होती है, जिनकी कुल संख्या 360 होती है। अब ये गलती मत करना, मैंने इसीलिए ये लिख करके बताया, वरना मैं 360 बता देता। 180 पूर्व में, 180 पश्चिम में, और एक 0 डिग्री। तो बेटा 180 कॉमन है, 180 नंबर वाली जो रेखा है वो कॉमन है। जिस प्रकार 0 डिग्री कॉमन है, उसी प्रकार 180 नंबर की जो रेखा है वो भी कॉमन है। तो इसीलिए यहां पर टोटल कितनी होगी, 360 होगी। ठीक है, दो क्रमिक देशांतरों के मध्य की दूरी लगभग क्या होती है, समान होती है, सॉरी समान नहीं होती है। तो समान नहीं होती है तो कहीं ज्यादा होती होगी, कहीं कम होती होगी, बिल्कुल। सर्वाधिक होती है भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर, सबसे कम होती है ध्रुवों पर 0 किलोमीटर। फिर बात करते हैं देशांतर रेखाओं की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, समय ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। अब आप कहेंगे सर 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट कैसे होगा, क्योंकि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। एग्जैक्ट बोले तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। यानी कि 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लेती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360/24, यानी कि 15 डिग्री। 15 डिग्री 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। तो 60 मिनट में जब 15 डिग्री घूम रही है तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट बटा 15 डिग्री, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। क्लियर। फिर 0 डिग्री देशांतर से संपूर्ण विश्व यानी कि पूरे विश्व की जो समय निर्धारण रेखा है वो है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, 0 डिग्री देशांतर। और ये 0 डिग्री देशांतर जो है इससे पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है। हालांकि सभी देशों की अपनी अपनी अलग अलग एक समय निर्धारण रेखा है, एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। जितना उसका विस्तार होगा उसी प्रकार से उसकी रेखाएं हो सकती है।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है, इससे भारत का समय निर्धारित होता है और भारत के साथ साथ ये श्रीलंका की भी समय निर्धारण रेखा है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितनों से? 5 राज्यों से। तो भारत की विश्व का किससे होता है? 0 डिग्री से, भारत का 82.5 डिग्री से। तो इन दोनों के बीच का समय का अंतर कितना है? तो इन दोनों के बीच का पहले देशांतर अंतर निकालिए। तो 0 डिग्री और 82.5 में कितना अंतर है? 82.5 डिग्री का अंतर है। तो 82.5 एक को पार करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। तो 82 इंटू 4 328 मिनट। साढ़े बोले तो आधे डिग्री में कितनी मिनट होती है? 30 मिनट। मिनट को भी गुणा कर दो 4 से, 120। लेकिन ये मिनट नहीं होगी 120, ये सेकंड होगी, क्योंकि यहां गुणा किया था डिग्री को, तो डिग्री को आंसर मिनट में आएगा, मिनट का आंसर सेकंड में आएगा। तो 160 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 2 मिनट। मिनट को मिनट में जोड़ दो, 330 मिनट। तो भारत का समय ग्रीनविच के समय से 330 मिनट या 5.5 घंटे आगे है। अब आप कहेंगे सर प्लस में या माइनस में तो आया ही नहीं, आपने कैसे कह दिया आगे? बेटा प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अगर किसी भी स्थान का विस्तार 0 डिग्री के पूर्व में है तो उसका समय हमेशा 0 डिग्री से आगे होगा। तो हमारा विस्तार पूर्व में है। कैसे? देखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किसको बोलेंगे? जो 0 डिग्री के पूर्व में होगी उसी को तो बोलेंगे। इसका मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी है, इसका मतलब हमारा जो विस्तार है वो कहां है? पूर्व में है। क्लियर? यहां तक की बातें समझ में आ गई? एक बार बताइए फटाफट से, फटाफट से बताएंगे एक बार, यहां तक चीजें समझ में आ गई?